हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश बड़े आपका स्वागत करता हूं। रेशियो एनालिसिस यूनिट के लेक्चर 7 में आज हम देखने वाले एक और नया सम। ठीक है, तो हमारी जो भी पिछले लेक्चर 1 to 6 में रेशियो एनालिसिस की फॉर्मूलाज के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। लेक्चर 6 में हमें एक न्यूमेरिकल सम सॉल्व किया था और बताया था कि लेक्चर 6 जो भी है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर के साथ जो भी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमें एक आपको लिंक रखी है और लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें रेशियो एनालिसिस की सारी फॉर्मूलाज है। और दूसरी एक लिंक है जिसमें लेक्चर 6 का जो भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस है। तो आज भी लेक्चर 7 और लेक्चर 7 का पीडीएफ भी आप लेक्चर 7 की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, ये स्टेटमेंट्स हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये 5 लाख जो पुरानी जो स्टेटमेंट्स है उनका है सम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द अंजना लिमिटेड, यानी 2 साल के बैलेंस शीट दिए हमें, 2 साल के एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है और एक ओपनिंग स्टॉक दिया है जो हमें 1 for 2011 यानी ये साल के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया है। और बताया है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग अकाउंटिंग रेशियो फॉर द बोथ ईयर, दोनों साल के लिए हमें ये जो रेशियोज बताया, नेट प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स रेशियो जिसमें 300 डेज हमें लेना है, और करंट रेशियोज, ये चारों रेशियोज हमें कैलकुलेट करना है। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये साउथ गुजरात यूनिवर्सिटीज में 1993 में ये क्वेश्चन आया था और नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटीज में 2007 और 2013 दोनों साल में ये क्वेश्चन रहा है, तो इम्पोर्टेंस भी है। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियोज से। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूलाज लिखनी होगी। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो फॉर्मूलाज तो आप सबको पता है, उनकी फॉर्मूलाज है नेट प्रॉफिट, डिनोमिनेटर्स में हम क्या लिखेंगे, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, तो नेट प्रॉफिट आपको क्या लेना है यहाँ पे, तो वो लेना है आपको पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ दोनों साल के लिए यानी 2011-12 के लिए भी आंसर सॉल्व करना है और 2012-13 के लिए भी सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दिया है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ नेट प्रॉफिट दिया है, लेकिन वो क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें तो क्या चाहिए, पीईटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ये तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो ये प्रॉफिट हमारे काम का नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट पीएटी, हमें पीएटी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, चलो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है। नेट प्रॉफिट यानी हमें पीएटी निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है 2011-12 और 2012-13 दोनों के लिए। इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे, तो के डिवेंचर इंटरेस्ट। आप सबको पता होगा कि डिवेंचर इंटरेस्ट क्यों, तो सबसे पहले देखो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना दिया है आपको, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,59,000 एंड 2,85,000, 1,59,000 एंड 2,85,000। ठीक है, चलो ये गलत जगह मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उठा के उनको थोड़ा सही कर रहे हैं। चलो ये हो गया। अब बात यह है कि डिबेंचर इंटरेस्ट यानी हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। तो कौन सा इंटरेस्ट, तो आपको बैलेंस शीट में देखना है। ठीक है, और बैलेंस शीट में ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है यानी कौन सी डेब्ट है इन विच वी हैव टू पेड इंटरेस्ट रेगुलरली। ठीक है, देखो इक्विटी कैपिटल पे हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, प्रेफरेंस कैपिटल भी हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, क्योंकि वो दोनों कैपिटल से उस पर डिविडेंड जाता है, रिजर्व वो हमारा प्रॉफिट है। एक देखो डिवेंचर एक ऐसी चीज है जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा और रेट कितना है उनका 10% से। ठीक है, ये 10% है और दोनों की अमाउंट कितनी है, 1,50,000 1,50,000, दोनों साल सेम है। तो 1,50,000 का 10% अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, 15,000 इंटरेस्ट होगा। तो हमें 15,000 इंटरेस्ट निकालना है, कितना, 15,000। चलो डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया आपका 15,000। अब उनको सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा, 1,44,000 और यहाँ आएगा 1,70,000। चलो इसमें से हमें तो क्या चाहिए, पीएटी चाहिए, आफ्टर टैक्स चाहिए।
तो ये तो क्या मिला आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला, क्योंकि इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ही हमने सब्सट्रैक्ट किया। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे टैक्सेस, तो वो टैक्सेस का रेट कितना है, 50% है। कहाँ लिखा है तो बता देता हूं मैं आपको। चलो ये यहाँ लिखा हुआ है कि टैक्स रेट 50% आपको लिखना है, कितना, 50%। चलो 50% से तो उनका आंसर आएगा 72,000 और यहाँ आएगा 1,35,000। टैक्स निकाल दिया तो आंसर बचेगा हमारा 72 और यहाँ 135। तो हमारा आंसर आ रहा है 72,000 एंड 1,35,000, वो है PAT, यानी टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट हमें जरूरत है नेट प्रॉफिट के लिए। चलो तो सिंपल सी चीज हो गई। ये साल में कितना आ रहा है, 72,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, 72। बात रही सेल्स की, तो सेल्स तो हमें दिया है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो टोटल सेल्स कितना है, 9 लाख है और 30,50,000 है, दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 9 लाख है, चलो इंटू 100, तो क्या आंसर मिलेगा भाई हमें, तो आंसर निकाल रहे हैं 72,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ रहा है ओनली फॉर 8%। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो 12-13 में आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,35,000, जो हमें ये फॉलोइंग कैलकुलेशन से। और बात रही सेल्स की, तो सेल्स कितना है इसमें, वो है 30,50,000, कितना है, 30,50,000। चलो तो फिर उनका आंसर क्या आएगा, 10% 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आंसर। तो इसी तरह आपको फाइंड करना है, कोई इतनी डिफिकल्टीज नहीं है, आपको आसानी से पता चल जाता है। और हमें ये भी पता लगता है यहाँ से कि हमारा जो भी ये सेल्स है, तो सेल्स पे हमारा प्रॉफिट का रेट क्या है, 11-12 में 8% है और 12-13 में 10% है, यानी हमें 2012-13 में जो प्रॉफिटेबिलिटीज है ऑन सेल्स विच आर हायर देन 2011-12, सो वी अर्न हाई रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हुआ। अब हमें जाना है नेक्स्ट रेशियोज के लिए। नेक्स्ट रेशियोज क्या है आपका, वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूलाज लिखनी है उनकी, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, फॉर्मूलाज। हम लिख रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, वो है COGS और एवरेज स्टॉक, ये फॉर्मूलाज है आपकी। चलो दोनों साल है 2011-12 और 2012-13, ये दोनों के लिए हमें काम करना है। सबसे पहले हमें जरूरत है COGS की, तो देख लेते हैं COGS कितना है। देखो यहाँ COGS तो नहीं दिया है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कहीं COGS का जिक्र किया नहीं है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ दो चीज है, देखो टोटल सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो दोनों से हम आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा हमें, COGS मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी वर्किंग नोट हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, और जब ये वीडियोस के बाद अगर आप फिर से कुछ ढूंढे तो आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए। चलो तो कैलकुलेशन के दौर पे हम निकालेंगे COGS, क्या निकालना है हमें, COGS। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ईयर लिख देते हैं 2011-12 और 2012-13, दोनों साल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स क्या है वो लिख देते हैं एक बार। सेल्स है 9 लाख और 30,50,000, वो आपके पास है 9 लाख और दूसरा है 30,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताया भाई आपको, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,25,000 और 5,04,000, 2,25,000 और 4,05,000। ठीक है, ये दोनों है। तो हम आंसर निकाल दे, देखो 9 लाख माइनस 225, आपका आंसर आ रहा है 6,75,000। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 30,50,000 माइनस 4,05,000, तो अब है 9,45,000, ये दोनों आपको मिल गया COGS। चलो अब हमें जरूरत है फॉर्मूलाज के हिसाब से एवरेज स्टॉक की, क्या जरूरत है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक भी हमें यहाँ फाइंड करना होगा, दिया हुआ नहीं है, तो ये वो भी निकालेंगे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक की आपकी फॉर्मूला रहेगी ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और 2 से डिवाइड करेंगे।
चलो दोनों साल के लिए निकालना है 11-12 के लिए ओपनिंग स्टॉक क्या है हमारा, तो वो दिया है आपको, देखो ये बताया 1/4/2011 यानी 11-12, तो 11-12 का ओपनिंग स्टॉक है 40,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 65,000, तो दोनों चीज हमें मिल गई। चलो तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 75,000, सॉरी एक बार फिर से मुझे देखना होगा भाई प्लीज, 70,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 65,000 से। चलो अच्छा हुआ जो हमने देख लिया, ये कितना है 70,000 ही है, वो है 70,000 और वो है 65,000 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज स्टॉक आपको मिलना है 67,500, वो सिंपल कैलकुलेशन रही है। चलो अब 2012-13 के लिए, तो सिंपल एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि 11-12 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 65,000, ये यहाँ क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपको याद रखना है। ये जो क्लोजिंग है आपका प्रीवियस ईयर का, तो करंट ईयर के लिए वो क्या हो गया आपका ओपनिंग, तो 65 लिख दिया हमने ओपनिंग स्टॉक पे। चलो अब बात करते हैं क्लोजिंग की, तो बैलेंस शीट में जो दिया है वो क्लोजिंग होगा, बैलेंस शीट में क्या दिया है 92,500, कितना दिया है 92,500, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। चलो 65,000 प्लस 92,500 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आया है 78,750, दोनों चीज मिल गई जो हमें जरूरत थी। अब देखो आंसर दिख रहे हैं, सबसे पहले सीओजीएस, तो सीओजीएस क्या है 11-12 में 6,75,000, वो है हमारा 6,75,000। और बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक कितना है 67,500, वो है 67,500, तो आसानी से आंसर मिल गया 10 टाइम्स। आपका स्टॉक का टर्नओवर कितनी बार हो रहा है 10 टाइम्स। चलो 12-13 में आपका सीओजीएस कितना है 9,45,000। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक कितना है 78,750, तो फिर क्या आंसर आएगा इसमें देख रहे हैं एक बार 9,45,000 डिवाइडेड बाई 78,750 यानी 12 टाइम्स, वो आंसर आपका आ रहा है 12 टाइम्स। कितना आ रहा है 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी चीज है सॉल्यूशन है उसमें सबको पता चल गया होगा, और सिंपल सी चीज भी है, आपको आसानी से पता चलना भी चाहिए क्योंकि इतनी कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। आपको फॉर्मूलाज याद करनी है, अगर फॉर्मूलाज की पीडीएफ आपके पास नहीं है तो वीडियो लेक्चर 6 के डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगी। चलो और आगे बढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट रेशियोज की ओर, तो वो क्या है डेटर्स रेशियो, क्या है आपका जो थर्ड नंबर का रेशियोज वो है डेटर्स रेशियो, तो अब वो निकालना है हमें। चलो तो वो निकालेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले लिख देते हैं डेटर्स रेशियो। तो डेटर्स रेशियो की फॉर्मूला रहती है हमारी डेटर्स, इसमें ऐड करते हैं बिल्स रिसीवेबल, डिनोमिनेटर्स में क्या लिखते हैं क्रेडिट सेल्स, और इसे यहाँ पे होता है डेज ऑफ द ईयर। चलो दो जवाब निकालना है, 11-12 के लिए भी निकालना है और दूसरा 2012-13 के लिए भी निकालना है। अब बात रही डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, तो बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं पहले। देखो चलो बैलेंस शीट में क्या है, तो बैलेंस शीट में एक ही चीज है भाई, क्या बताया आपको, सिर्फ डेटर्स दिया हुआ है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो हमें नहीं लिखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटर्स है 70,000 और 2012-13 में 50,000 है, तो वो लिख देते हैं 70 और 50, तो चलो सिंपल सी चीज एक काम हो गया, यहाँ पे 70,000 दिया है, बिल्स रिसीवेबल नहीं है, ठीक है, और यहाँ कितना 50,000 है, इसमें भी बिल्स रिसीवेबल नहीं है। डे ऑफ द ईयर, तो वो तो रेशियो के साथ बताया था आपको कि 300 डेज लेने हैं, कैसे बताया था देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा 300 डेज टू बी टेकन, अगर नहीं बताया तो 365 ले लेना है, तो इसमें कुछ इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो उसके बाद हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, लेकिन यहाँ क्या दिया है आपको, क्रेडिट सेल्स नहीं दिया, यहाँ क्या दिया आपको टोटल सेल्स दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है टोटल सेल्स, ठीक है, यहाँ बताया देखो टोटल सेल्स, हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स, तो फिर यहाँ बताया देखो कि कैश सेल्स आर 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी कैश सेल्स कितना है
क्रेडिट सेल्स के 4/5 है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी, डायरेक्टली तो आंसर नहीं मिल सकता है अगर आप थोड़ा लॉजिकल और आपकी मैथमेटिक पावरफुल है तो। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर देनी है, उसमें उतनी कोई चिंताजनक आपत्ति वाला कोई काम नहीं है। तो हम क्या फाइंड करने चाहते हैं, क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो हेडिंग लिख देते हैं हमारा। चलो अब बताओ, मैं यहाँ लिख देते हैं पहले क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं कैश सेल्स। एक चीज बताओ, इसमें क्या बताया कि कैश सेल्स इज अ 4/5 ऑफ क्रेडिट सेल्स, 4/5 बताया है, तो आपको ये 5th एज्यूम कर देना है। तो ये क्या होगा, कैश सेल्स कितना है, तो जो क्रेडिट सेल्स है उनका 4/5 है। जो भी आप क्रेडिट सेल कोई भी एज्यूम करो, ठीक है, सपोज कि आपने यहाँ एज्यूम कर दिया 50, तो आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 4/5 लिखना है, क्योंकि कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स के 4/5 है। तो ये 5 निकले जाएंगे तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है। चलो तो क्या रेशियो मिला हमें, रेशियो मिला 5:4, ये हो गया। अब सिंपल सी चीज रही 2011-12। चलो 11-12 में टोटल सेल्स कितना है, 9 लाख है, मैं बता देता हूं आपको, ये है 9 लाख, और यहाँ कितना है 30,50,000 से, हमें याद बार बार ना आना पड़े इसलिए थोड़ा याद रखेंगे 9 लाख। चलो क्रेडिट सेल्स का हिस्सा कितना है 5, और टोटल प्रोपोर्शन हो रहा है हमारा 9, वो तो पता है रेशियो में कैसे बांटना है हमें, तो ये हो गया आपका 5 लाख आंसर। और बात करेंगे 2012-13 की, तो वो कितना है 30,50,000 है, ठीक है। इसमें भी हम लिखेंगे 5/9, तो वो आंसर हो रहा है 7,50,000, ठीक है। तो दोनों सेल्स मिल गए। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, कितना आया आपका आंसर, आपका जो आंसर है वो है 5 लाख, कितना है 5 लाख। चलो और यहाँ कितना है 7,50,000। अब दोनों आंसर निकालते हैं, क्या आंसर हो गए 70,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 5 लाख, आपका आंसर आ रहा है 42 डेज, ठीक है। और जो 2012-13 में देखे तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 750, तो इसमें आंसर आ रहा है आपका 20 डेज। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो क्रेडिट सेल्स है उनका जो कलेक्शंस है वो 11-12 में आप कितने दिनों में करते थे, तो 42 डेज में करते थे, ठीक है। और अब ये कलेक्शन इस साल से कितने में हो रहा है, 20 डेज में हो रहा है। तो हमारी जो कलेक्शन पॉलिसी है वो इंप्रूव हुई है, ठीक है, वो अच्छी चीज है। तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। अब हमारा जो भी नेक्स्ट रेशियोज है वो देखेंगे। चलो वो है करंट रेशियो, वो सिंपल है, करंट रेशियो सबसे सिंपल चीज है, तो इसमें कुछ इतनी डिफिकल्टीज नहीं है। तो सिंपल हम लिख देते हैं करंट रेशियो, फॉर्मूलाज भी सिंपल है उनकी, करंट असेट्स, और डिनोमीटर्स में आराम से आपको लिख देना है करंट लिएबिलिटीज। चलो अब बात करें 2011-12 की, तो 11-12 में करंट एसेट कितनी है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें जाना होगा। करंट एसेट किसको बोलते हैं वो तो पता होना चाहिए, अगर हमें अब जाके ये सीखना है तो अच्छी चीज नहीं है। देखो फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट है, करंट एसेट में स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों हमारी करंट एसेट्स का पार्ट्स है। अब बात कर रहे हैं करंट लिएबिलिटीज की। करंट लिएबिलिटीज में देखो इक्विटी कैपिटल नहीं आएगी, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, डिवेंचर नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट एंड बिल्स पेबल, ये तीनों करंट लिएबिलिटीज का हिस्सा है। तो अब 2011-12 में करंट एसेट देखे तो कितनी होगी, देखो हम टोटल कर रहे हैं ये 65, और इसमें ऐड करेंगे 70, और 10 + 5 यानी 15, तो कुल मिला के हो गया 1,50,000। कितना हो रहा है 150। चलो करंट एसेट मिली आपको 150। अब करंट लिएबिलिटीज के लिए देखते हैं, तो करंट लिएबिलिटीज कितनी है, देखो 50, 40, 10, तो ये कितना होगा 90, 10 यानी 1 लाख होगा, तो ये लिख रहे हैं 1 लाख। चलो तो आपका आंसर आ गया 1.5/1, सिंपल है। चलो 2012-13, 12-13 में देखें तो करंट एसेट कितनी है 92,500, ठीक है। ये हम देखो टोटल कर रहे हैं यहाँ से, फिर इसमें ऐड करेंगे 50,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000, यानी हो रही है 160। कितनी हो रही है 1,60,000, ये करंट एसेट ये साल में हो रही है 160। बात रही करंट लिएबिलिटीज की, तो वो देख रहे हैं। देखो करंट लिएबिलिटीज है 30 और
45 यानी 75 प्लस 5 यानी 80,000। कितनी हो रही है? 80,000। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 2GEM1। तो ये आपका करंट असेट्स और लिएबिलिटीज के रेशियोज है। ठीक है, तो वो भी जो हमारा 2012-13 का ईयर है इसमें वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सी चीज है, आपको आसानी से पता चल जाए ऐसा ही, तो उसी तरह आपको जाना होता है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर की जो भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू।